नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छा अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि थॉमस मुनरो की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसके बारे में अच्छे से अध्ययन आपको कराया जाएगा। कितने भूभाग पर ब्रिटिश भारत की लागू थी ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कहाँ से प्रथम लागू किया गया, हाल्ट मैकेंजी की महालवाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में जो है लागू थी, इन सभी के बारे में आज आप समझ पाएंगे। तो आइए बिल्कुल देर ना करते हुए आप जो है, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का हमारे नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। ठीक है, ये इसी नाम से ग्रुप है और आप इसको ज्वाइन करिए। और ये सभी परीक्षाओं में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं कि आज का हमारा खजाना क्या है। ब्रिटिश भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति। अब इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो कृषि क्षेत्र की स्थिति है, भू राजस्व व्यवस्था। अब वो अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था क्यों लागू किया, तो वो इसलिए लागू किया कि जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगान मिल सके। दोस्तों इन अंग्रेजों ने हमारे कृषि का क्या किया, व्यवसायीकरण कर दिया। इससे पहले कृषि का व्यवसायीकरण नहीं था। अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए 3 नई पद्धतियों को लागू किया, उनके बारे में आप अच्छे से समझेंगे। और लास्ट में जो इससे रिलेटिव क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ज़रूर बनाइए और उसमें से बताइए कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए। इसके लास्ट में इससे संबंधित प्रश्न भी किए जाएंगे, इसलिए क्लास के अंत तक आप जरूर बने रहें और देखिए कि अंतिम में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप उनमें से कितने का उत्तर आप दे पाते हैं, ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को जो है जमींदारी व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा प्रारंभ किया गया था। और महालवाड़ी व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से हम समझाने वाले हैं, जो किसकी है, तो हाल्ट मैकेंजी की ये व्यवस्था है। ठीक है, क्या हुआ है इसमें, देखिए आपकी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों, इस व्यवस्था के जो सूत्रधार थे वो सूत्रधार कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी माना गया। ठीक है, जो जमींदार मतलब आप देखें कि किसान जो होता था, ये किसानों को जो है भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। किसे माना गया स्थायी बंदोबस्त में, तो स्थायी बंदोबस्त में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की व्यवस्था है इसमें जो है इन किसानों को जमीन का मालिक ना मानकर जो जमींदार होते थे, जो कर की वसूली करके ला के देते थे, उनको स्थायी बंदोबस्त में जो है जमीन का स्थायी स्वामी माना गया। दोस्तों इस व्यवस्था में किसानों को लगान वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त में लगान की वसूली करने की जिम्मेदारी किसानों के पास थी या जमींदारों के पास थी। तो दोस्तों लगान वसूलने का जो कार्य था वो जमींदार लोग करते थे। और अब आप जान चुके हैं कि इस व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जो सूत्रधार थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इसमें जो है इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी जो है स्थायी स्वामी माना गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण स्लाइड है दोस्तों कि सूर्यास्त का नियम। अब आपको सूर्यास्त के नियम के बारे में हम बताते हैं। सूर्यास्त का नियम वो नियम होता था दोस्तों कि जिस दिनांक को अगर मान लेते हैं कि आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख को अगर लगान जमा करने की तिथि है और इस तिथि तक अगर वो जमींदार जो है जो लगान की वसूली करता है, उसने लगान की वसूली करके ला के नहीं दी, तो इनकी जो है जमींदारी को अंग्रेज लोग छीन लेते थे। ठीक है, यदि सूर्यास्त तक जमींदार लगान नहीं जमा कर पाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी दोस्तों। इसके तहत लगान को निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक जमा होता है। अगर आप 14 तारीख आज है, तो आज 14 तारीख को सूर्यास्त तक अगर आपने नहीं जमा कराया तो आपकी ज़मींदारी ख़त्म हो जाएगी, ज़मींदारी छीन ली जाएगी। इस चक्कर में कितने जो है ज़मींदारों की ज़मींदारी चली गई थी दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इसमें लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था। ठीक है, कितना भाग, तो इसको ये पूछा जाता है। लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और जो जमींदार लगान की वसूली करता था जो है 1 भाग अपने पास रखता था, जो है कि 1/11 मतलब 1 भाग जो है जमींदार के पास रहता था। और इस व्यवस्था में दोस्तों जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के सलाहकार थे वो जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर थे। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। स्थायी बंदोबस्त में किसानों से जो है कितना लगान लिया जाता था दोस्तों, तो आप देखें
की पूरी जो फसल है, ये फसल है, इसमें 1/11 भाग जो है कौन रखता था, जमींदार रखते थे, और 10/11 भाग जो है कंपनी को देना पड़ता था। अगर 11 भाग ये जो है लगान वसूल रहे हैं तो उसमें से 10 भाग चला जाता था अंग्रेजों को, और 1 भाग जो है चला जाता था किसको, लगान वसूली करने वाले जमींदार को। आप इसके जो है स्थायी बंदोबस्त के कॉर्नवालिस के सलाहकार पूछे जाएं तो उनको हम बताइए कि जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर जो थे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के इनके सलाहकार थे दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है ये बंगाल में लागू थी, बनारस में लागू थी, उत्तरी कर्नाटक में लागू थी, उड़ीसा में लागू थी और बिहार में लागू थी। यह व्यवस्था दोस्तों समूचे ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि महालवाड़ी व्यवस्था भी है, रैयतवाड़ी भी व्यवस्था है, और आपका स्थायी बंदोबस्त आप देख ही रहे हैं। तो ये ब्रिटिश भारत के 5 क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू थी, जो उनके द्वारा जीते गए प्रदेश थे, जो है जीते गए राज्य थे। उनमें बंगाल, उत्तरी कर्नाटक, बनारस, उड़ीसा और बिहार। यूपी के जो है लिहाज से इसको जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि आगरा और अवध में दूसरी व्यवस्था लागू थी, जबकि बनारस में जो है कौन सी व्यवस्था थी, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको याद करना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रों में लागू थी, तो 5 क्षेत्रों में। इन 5 क्षेत्रों को आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, बिहार, बनारस, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बंगाल। और ये समूचे भारत के 19% भूभाग पर थी। इसे भी आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त जो है इसके और कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, बिस्वेदारी भी कहा जाता है, और मालगुजारी भी कहा जाता है। अगर मालगुजारी व्यवस्था के बारे में पूछे तो वो भी स्थायी बंदोबस्त है। किसने शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पूछे तो जागीरदारी व्यवस्था किसने शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। बिस्वेदारी के जो है क्या है, ये बिस्वेदारी भी, जागीरदारी, मालगुजारी, इस्तमरारी, सब ये स्थायी बंदोबस्त के अलग अलग नाम हैं जिन्हें आपको जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था को हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयत का जो अर्थ होता है, रैयत का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है किसान। अब ये जो है इस व्यवस्था में ये था, अभी आपने देखा कि जो है महाल, इसमें स्थायी बंदोबस्त में जमींदार जमीन का मालिक होता था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो भूमि का स्वामी स्वयं किसान होता था जो खेती बाड़ी कर रहा था। दोस्तों यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लागू की गई थी। जो तमिलनाडु वाला एरिया देखें कि सर्वप्रथम टॉमस मुंड्रो और कैप्टन रीड ने जो है तमिलनाडु के 12 महल जिले में इस व्यवस्था को लागू किया था। इसे आपको याद रखना है, कौन से जिले में, तो 12 महल जिले में इसको लागू किया था। किसने लागू किया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले जो अंग्रेज हैं वो टॉमस मुंड्रो और कैप्टन रीड ने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया, तमिलनाडु के 12 महल जिले में ये लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और सबसे खास बात ये है कि ये ब्रिटिश भारत के 4 क्षेत्रों में, कौन से, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में लागू थी। और ये जो है संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो ये जो दोस्तों भूमि की जो व्यवस्था है, जो कर वसूली की व्यवस्था थी इनकी, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रों पर लागू थी। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर लागू होने वाली व्यवस्था कौन सी थी, तो 51% क्षेत्रफल पर लागू होने वाली व्यवस्था आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है। और इसे भी याद रखना है, कौन कौन से वो क्षेत्र थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, ये चारों क्षेत्र भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए बिल्कुल आप इस पर स्टार लगा के रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये आपके लिए होने वाली है। दोस्तों आगे देखते हैं कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इनकी भी क्लासेस दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल पे अपलोड हैं, आप उन्हें देखिए। और आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए दोस्तों, तो आप जो है सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। और ये सभी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल पे
पूरा शेड्यूल्ड प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे सभी विषयों की तैयारी आपको कराई गई है। सभी विषयों के लेक्चर्स उस पर मौजूद हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। और यदि आपकी क्लास शानदार लग रही है तो एक प्यारी सी कमेंट जो है क्लास देखने के बाद ज़रूर करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी और ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। महलवाड़ी व्यवस्था अब हम देख लेते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था पूछा जाता है किसने शुरू किया था, तो ये ला जो है हाल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। ये मात्र 3 क्षेत्रों में लागू थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं अवध में। अब आपको हमने इससे पहले जो बताया था कि जो कर्नाटक हमारा बनारस वाला क्षेत्र है, बनारस में तो इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा एवं अवध में जो है महालवाड़ी व्यवस्था जो है लागू थी। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप जरूर याद रखिए। ठीक है, तो कितने क्षेत्रों में लागू थी ये व्यवस्था, तो मध्य प्रांत में, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं अवध में एवं पंजाब में। दोस्तों इस व्यवस्था में पूरे महाल या समुदाय को भूमि का स्वामी माना गया। ठीक है, जो एक पूरा समुदाय है, महाल का अर्थ समुदाय से होता है, उस समाज से होता है, तो ये जो पूरा समुदाय है, ये पूरे का पूरा समुदाय जो है भूमि का स्वामी होता था। ये हाल्ट मैकेंजी की व्यवस्था थी जो पंजाब, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं अवध और मध्य प्रांत में लागू थी। ये दोस्तों ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर लागू थी महलवाड़ी व्यवस्था। इन्हें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और अब आइए हम लोग प्रश्न करते हैं, चलिए इसका उत्तर बताइए। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लागू होने वाली व्यवस्था कौन सी थी? आपने अभी इससे पहले तुरंत देखा है कि आप जो 51% भूभाग पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो आपकी व्यवस्था का नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? माफ़ कीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लागू थी। और कितने क्षेत्रफल पर? तो 51% भूभाग पर जो है ये व्यवस्था लागू थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? तो 19% क्षेत्रफल पर आपकी जो है महालवाड़ी व्यवस्था थी, ये सबसे कम क्षेत्रफल पर लागू थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था लागू थी दोस्तों, तो आप जानते हैं कलकत्ता कहाँ आता है, ये बंगाल में आता है। ठीक है, और बंगाल प्रांत में कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो वहाँ पे स्थायी बंदोबस्त था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, इसलिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था थी, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो व्यवस्था लागू थी वो कौन सी थी? आपकी स्थायी बंदोबस्त। दोस्तों भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू किया था? कई बार पूछा गया है, तो आपने अगर इसको पढ़ा हो, याद हो तो बिल्कुल सही है। नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ, अकबर के द्वारा भू राजस्व की दहसाला पद्धति को लागू किया गया था। दोस्तों महालवाड़ी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो महाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है समुदाय से होता है, तो ये पूरे समुदाय की जिम्मेदारी थी। जितने लोग थे सबको भूमि का स्वामी माना गया था, और ये समुदाय जो थे इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी थी कि ये सरकार को सीधे अपना राजस्व दें। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये दोस्तों स्वयं किसान की थी। ये किसान ही जो है अपना राजस्व ले जाकर जो है ब्रिटिश राजकोष में जमा कराएंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी दोस्तों? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जो राजस्व देने की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? वो थी दोस्तों जमींदार की। इसमें से कितने प्रश्न आपने सही किए वो हमें कमेंट करके बताएं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक प्यारी सी कमेंट करें और बताएं कि और किस प्रकार के वीडियोज़ आपको चाहिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने दोस्तों के बीच इन क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।